थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आज सभी दृढ़ संकल्पित विद्यार्थियों के लिए अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, वेलकम, राधे राधे। आज सभी के लिए खास बात और खुशखबरी है इस बात को लेकर के अभी तक अभिनव वनडे सीरीज केवल ज्योग्राफी के मॉडल पेपर शेयर कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, और ज्योग्राफी की जो मॉडल पेपर हमने संसाधन भूगोल मानव भूगोल के तैयार किए, स्टूडेंट से फीडबैक आया कि सर 9 में से 8 या 9 में से 7 पेपर प्रश्न हुबहू मिले हैं। इसी बात को लेकर के अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो हमने चैनल तैयार किया है उस पर लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर भी हमें उपलब्ध करवाइए। आपकी जो वनडे सीरीज है बहुत ही खास है, यूनिक है, क्यों नहीं हमें आप इन दोनों पेपर दोनों सब्जेक्ट का भी फायदा हमें पहुंचाएं। इसी बात को लेकर के आज आपके लिए बहुत ही अच्छा पहल है, खुशी का पहल है कि सुनील जी सर पहली बार इस चैनल के ऊपर जुड़े हुए हमारे साथ। सुनील जी सर के लिए मैं बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में इनका परिचय देना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व जो अपने सब्जेक्ट में 6 बार नेट क्लियर हैं, और मैं चाहता हूं कि ये जो 6 टाइम नेट क्लियर कर रखे हैं अपने सब्जेक्ट में, इसका बेनिफिट आप सभी लोगों को लगातार और कंटिन्यू आपको मिलता रहे। इसी सीरीज को, इसी श्रृंखला को हम बनाते हुए आज सुनील जी सर को साथ लेके आए हैं। सुनील जी सर आज के नॉन कॉलेजिएट के पेपर को, जो सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है, कल होने वाला है ये पेपर, इसको लेकर के अपना अनुभव शेयर करेंगे। और इन्होंने ये जो मॉडल पेपर तैयार किया है, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि ये मॉडल पेपर आपका हूबहू कल देखने के लिए मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुनील जी सर को आग्रह करना चाहूंगा, इस मंच पर बुलाना चाहूंगा और इस मॉडल पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इनको आमंत्रित करना चाहता हूं। सुनील जी सर, थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आप सब साथियों का अभिनव वनडे सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सब साथियों को मेरा सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे। कॉलेज के जो विद्यार्थी आप लोग हैं, फर्स्ट ईयर में आते ही एक नया जुनून, एक नई ऊर्जा आपके पास होती है कि हाँ हम कॉलेज में आ गए हैं। और कॉलेज का ये जुनून जब परवान चढ़ने लगता है और एग्जाम जब सर पे आती है तो एक नई विडंबना बच्चों के सामने आती है। एक तो पैटर्न थोड़ा अलग होता है, 12th क्लास तक बच्चे का जो स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड होता है वो एक अलग लेवल पे चलता है, बिकॉज ऑफ उसमें टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम एक अलग पैटर्न है। कॉलेज का एक अलग पैटर्न है। पूरे साल बच्चा लगभग ऐसी परिस्थिति बनती है कि विडंबना में रहता है कि एग्जाम आएगा तब देखा जाएगा, और एग्जाम जब सर पे होती है तो हमारे सामने सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक कम समय में कैसे एक शानदार कंटेंट और एक क्वालिटी के साथ पेपर को अटेंड किया जाए। इसी क्रम में ज्योग्राफी का जो एक शानदार सेशन सर का रहा, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मेरी नजर में मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूं, द मोस्ट एनर्जेटिक एंड पावरफुल पर्सन दैट आई सीन इन माई लाइफ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, रमेश जी सर। शब्दों में उनकी काबिलियत को बयां करना संभव नहीं है साथियों। मैं मेरी तरफ से आज आपके सामने लेकर आया हूं एक मॉडल पेपर। व्याख्या मैं इसकी कर पाऊं इतना समय होगा नहीं क्योंकि कल पेपर है आपका, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आपका कॉलेज का एग्जाम होगा तो पूरा हमारा वनडे सीरीज का पैटर्न आपके सामने होगा विद एक्सप्लेनेशन। आज एक तरह से मॉडल पेपर के रूप में मैं आपके सामने लेके आया हूं चुनिंदा क्वेश्चंस, और मैं विश्वास आपको दिला रहा हूं साथियों, ये क्वेश्चन कल बीए सेकंड ईयर नॉन कॉलेजिएट, साथियों ध्यान से सुनिएगा, नॉन कॉलेजिएट की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि कॉलेजिएट का पेपर, रेगुलर का पेपर लग चुका है, और नॉन कॉलेजिएट के इस पेपर में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में, ध्यान दीजिएगा, बीए पार्ट द्वितीय, और पेपर का नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। क्या नाम है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है साथियों, अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ी सी मतलब एक फॉर्मेलिटी, एक तरह से एक औपचारिकता सी है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न पत्र जो होगा वो 3 खंडों में विभाजित होगा साथियों। कितने खंडों में? 3 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें प्रथम खंड होगा उसमें 2-2 अंकों के 10 प्रश्न होंगे, मतलब 10 into 2 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 10 2-2 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। चलिए, सेकंड होगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, और जो इसका उत्तर देना है 2-2 अंक वाले का वो 20 से 25 शब्दों में देना है। 5-5 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में करना है, मतलब 5 into 4 इक्वल टू 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, माफी चाहूंगा, 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स। फिर आता है आपके सामने थर्ड सेक्शन, जिसमें आपको ध्यान देना है, और ये दोनों ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा सेशन
सेक्शन जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है, करना ही है, कुछ छोड़ना नहीं है, इसमें ध्यान रखना। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन और सेकंड में चारों क्वेश्चन करने हैं, अटेम्प्ट करने जरूरी है। थर्ड सेक्शन में जब आप आएंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 खंड होंगे, 3 इकाइयां होंगी, एक इकाई में 2 क्वेश्चन होंगे, जिन 2 में से आपको एक अटेंड करना है, और एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का, मतलब 20 इंटू 3 60 मार्क्स का होगा ये तीसरा खंड जो है वो। साथियों, मैं आपके सामने जो मॉडल पेपर लेके आज आया हूं, इस मॉडल पेपर में साथियों आपको ध्यान देना है कि मैं केवल निबंधात्मक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। कैसे दोस्तों? मैं आपके सामने केवल निबंधात्मक क्वेश्चन लेके आया हूं, मेजर क्वेश्चंस, लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूं कि जो मेजर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, लगभग 12 क्वेश्चन मैं लाया हूं, तीनों खंडों में 4-4 क्वेश्चन। आपके जो प्रथम खंड के 10 क्वेश्चन आएंगे और जो द्वितीय खंड के 4 क्वेश्चन 5-5 अंक के आएंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूं लगभग 80% इनका भी आपके इन 12 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। आप विश्वास रखिएगा, और अगर आप इन 12 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आप 100% पाएंगे कि कल के आपके पेपर में लगभग क्वेश्चन जो 6 तो निबंधात्मक आएंगे, वो लगभग हूबहू आपको छपते हुए नजर आएंगे, और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, वो भी आपको इनमें से कवर होते हुए नजर आएंगे। चलिए साथियों, शुरू कर रहा हूं, और ध्यान दीजिएगा, विशेष मैं व्याख्या कर नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ बिंदु मैं आपको बताऊंगा जिन बिंदुओं पे आपको फोकस करना है आंसर देते समय, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहले खंड का पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी दल की नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उग्रवादी दल के उदय के कारणों का वर्णन करना है। आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है साथियों, इसमें 2 चीजें एक्सपेक्ट की गई हैं आप बच्चों से एग्जामिनर द्वारा। एक तो आपको फोकस करना है उदारवाद पे, और एक आपको फोकस करना है उग्रवाद। मतलब सुनिएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा उदारवाद के बारे में, और उदारवाद के बारे में भी आपको लिखना है सबसे पहले उदारवाद का अर्थ। आपका उत्तर यहां से शुरू होना चाहिए कि उदारवाद का अर्थ क्या है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उदारवाद के अर्थ में आपको देना है कि उदारवादियों के जो साधन थे, क्या चाहते थे उदारवादी। आप जानते हो, प्रार्थना, विनय, अनुनय जैसी नीतियां उदारवादियों की थी, और उदारवादियों में 2-4 नाम आपको देखने हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ध्यान देना है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऐसे 3-4 व्यक्तित्वों के नाम आपको रखने हैं कि ये मुख्य रूप से उदारवाद के नेतृत्व करता थे। एक तरह से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये नेतृत्व करता थे उदारवाद के। अगर आप क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करते हैं, उदारवाद का अर्थ और नेतृत्व करता, तो नो डाउट एग्जामिनर के दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि बच्चे को आता बहुत अच्छा है कंटेंट। ध्यान दीजिएगा, पूरा आंसर पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। ध्यान दीजिएगा, आपकी शुरुआत क्वेश्चन की डिपेंड करेगी कि आपका आगे आने वाला आंसर कैसे होगा, और आपके मार्क्स की शुरुआत में ही नजर आ जाएगा एग्जामिनर को। जो पेपर, जो भी आपकी कॉपी को जांच रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, पहली नजर में ही एक टीचर इमेज बना लेता है कि बच्चे का नॉलेज किस लेवल का है। आप अर्थ देंगे, और अर्थ के बाद में क्या करना है कि उदारवाद की आलोचनात्मक व्याख्या, मतलब उसको क्रिटिसाइज करना है, आलोचना। और साथियों याद रहे, आलोचना करने से पहले आपको देना पड़ेगा, कई बच्चे डायरेक्ट आलोचना दे देते हैं। उदारवाद की कमियां क्या थी? बच्चों, कमियां तब बताओगे जब पहले विशेषता बताओगे। तो सबसे पहले हमें बताना है उदारवाद की विशेषताएं। ठीक है साथियों, उदारवाद की विशेषताएं बताओगे, उसके बाद इसकी 4-5 विशेषता आप बताओगे। मतलब प्रार्थना, अनुनय, विनय, मतलब एक तरह से अंग्रेजों के प्रति इनकी जो नीतियां थी वो थी प्रार्थना की। मतलब कभी भी इन्होंने खुलकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध नहीं किया। इस प्रकार से 4-5 बिंदुओं के माध्यम से आप इसको क्लियर कीजिएगा। मैक्सिमम मैं कहूं बिंदु आप कितने भी लिखिए, कोशिश कीजिएगा कि मैक्सिमम बिंदु ज्यादा बनाएं। आप जितने ज्यादा बिंदु आप बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका आंसर होगा। लगभग 6 से 8 बिंदुओं में आप इसकी विशेषता को एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद आप उदारवाद की कीजिए साथियों आलोचना। आलोचना आप उदारवाद की करेंगे, फिर ये एक तरह से उदारवाद वाला पोर्शन आपका है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आना है उदारवाद की विफलता के कारण भी बताने हैं कि उदारवाद सफल क्यों नहीं हुआ, और उदारवाद सफल नहीं हुआ इसी कारण से उग्रवाद का उदय हुआ, और उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में है उदारवादियों की विफलता। उनकी नीतियां, उदारवादियों की जो नीतियां थी वो उग्रवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उग्रवादियों में विशेषकर आपको बताना है लाल बाल पाल, और आपको बताना है अरविंदो। हालांकि अरविंदो अंत में जाते जाते आध्यात्मिकता की ओर चले गए थे। एक साथियों आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें 1-2 कोटेशन भी आप डाल देना। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, और उस कोटेशन को इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दीजिएगा और इसको हाईलाइट कर दीजिएगा।
ये आपके उत्तर को एक बहुत सुंदर रूप दे देंगे साथियों। ऐसे करके पहले क्वेश्चन की आपको पूरी व्याख्या करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लास्ट में माफी चाहूंगा साथियों, एक चीज और ध्यान रखना, अंत में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। यह विशेष ध्यान रखना है, अंत में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, और निष्कर्ष लिखना है ज्यादा नहीं, 30 से 40 शब्दों में। निष्कर्ष 30 से 40 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और विशेष ध्यान रखना, अर्थ और निष्कर्ष आपका बहुत सुंदर और सारगर्भित होना चाहिए, ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है। एग्जामिनर का फोकस विशेष जाता है, एक कोटेशन एक दो डाल देनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे साथियों। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, इसकी आपको करनी है व्याख्या। आप बहुत अच्छे से जानते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा। आप शुरुआत कीजिए यहां से, आप पहली लाइन लिखिए, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता। और किसने कहा राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस ने। एग्जामिनर के दिमाग में एक पिक बन जाएगी कि बच्चे का नॉलेज अच्छे लेवल का है। और फिर यहां से शुरुआत कीजिए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और उसके नीचे लिखिए इन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा जो दी गई वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। एग्जामिनर के दिमाग में ऑटोमेटिक पिक्चर आपके बन जाएगी कि बच्चे का नॉलेज अच्छे लेवल का है। फिर आपको बताना है गांधी जी के योगदान, और आपको पहली लाइन लिखनी है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को यदि याद किया जाए और महात्मा गांधी का नाम न आए, ऐसा संभव नहीं है साथियों। इसी कारण से उन्हें भारत में राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि भारत के स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी का एक अतुल्य और ऐसा योगदान रहा है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और फिर आपको शुरुआत करनी है, गांधी जी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, उनकी एजुकेशन आपको बतानी है, फिर उनका दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा, जब उन्होंने वहां पे सत्याग्रह की शुरुआत की उसकी आपको 2-4 लाइनें लिखनी है। उसके बाद आप आ जाइए, गांधी जी का भारत आगमन करवाइए। आगमन हुआ और फिर आप बताइए कि गांधी जी के भारत आगमन के बाद भारत में कौन सा प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया जाता है, और इसको हाईलाइट कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि हां, जनवरी में जो गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उसके बारे में आपको बताना है कि प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। फिर आगे चलिए, गांधी जी के महत्वपूर्ण जो आंदोलन रहे उनकी व्याख्या कर दीजिए। सबसे पहले आप चंपारण सत्याग्रह की बात कर लीजिए, फिर खेड़ा आंदोलन बता दीजिए मुश्किल से 4-5 लाइनों में, फिर अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन बता दो। ये 3 छोटे छोटे व्याख्या करनी है। फिर आपको विस्तार से व्याख्या करनी है 3 आंदोलनों की, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तीनों की व्याख्या करनी है। तो इस प्रकार से आपके पास बिंदुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अंत में आपको निष्कर्षतः सार गर्भित गांधी जी के बारे में 3-4 कोटेशंस डाल देनी है। गांधी जी सत्य के पुजारी थे, उन्होंने अहिंसा पे बल दिया, ये कोटेशन डालनी है। एक गांधी जी के बारे में जो जो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि गांधी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, इस पे कोटेशन डाल सकते हैं आप। जैसे कि आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाएंगी कि एक हार्ड मास का पुतला था जिसने भारत को आजादी दिलाई। ये कोटेशन डाल दीजिए, थोड़ी प्रभावी साबित हो जाएगी। और अंत में आप डाल दीजिए निष्कर्ष। अगर आप, मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, अगर आप इस प्रकार से उत्तर को अटेंड कर लेते हैं, और मैं बता रहा हूं आपको ज्यादा नहीं, 5 to 6, 5 से 6 पेज की व्याख्या भी अगर आप कर देते हैं और 500 शब्दों से ऊपर का आपका उत्तर हो जाता है, मान के चलिए एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए 1919 का अधिनियम, बहुत अच्छे से जानते हो साथियों आप कि 1919 का जो अधिनियम है, सबसे पहले तो उसका नाम दीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों पड़ा, उसका कारण आपको देना है। क्यों पड़ा सबको पता है, गवर्नर जनरल और भारत सचिव हुआ करते थे उस समय, इसी कारण इसका नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर आपको बतानी है 1919 के शासन में पहली बार इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई, आपको बताना है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के तहत, अधिनियम के तहत हुई। फिर आपको 1919 के अधिनियम की कुछ अन्य विशेषताओं के साथ भी जोड़ देना है। 1919 के अधिनियम की द्वैध शासन प्रणाली, 35 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता। 1919 में तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ, और 1935 में क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, और इस द्वैध शासन को लागू कर दिया गया केंद्र में। इस प्रकार से मोटे मोटे 3-4 बिंदुओं में आपको इनका इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपको बल देना है व्यवहारिक परीक्षण, मतलब ये द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई ये थी क्या, और क्या व्यवहार में ये सफल हो पाई या नहीं हो पाई। अगर आप इस प्रकार से अटेंड करेंगे, इसकी व्यवहारिकता के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या थी द्वैध शासन प्रणाली, क्या यह सफल हो पाई, नहीं हो पाई, आपको पता है, और नहीं हो पाई तो क्यों नहीं हो पाई, फिर धरातल पे उतारा ही नहीं गया इसे, और 1935 के फिर प्रांतीय स्वायत्तता पे प्रकाश डाल दीजिए।
और 1935 में यह भी लिख दीजिए कि 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की कर दी गई प्रांतीय स्वायत्ता स्थापित की गई और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया। और 35 में प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति करके और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। अगर आप इस प्रकार उत्तर अटेंड कर लेते हैं, नो डाउट आपका उत्तर बेहद प्रभावी और बहुत अच्छा उत्तर आपका होगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे आइए। एक रूपरेखा बता रहा हूं मैं प्रश्न को हल करने की, पूरी व्याख्या मैं कर नहीं सकता, बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी। चलिए, भारत के संविधान निर्माण सभा मतलब संविधान का जो निर्माण कर रही थी सभा, मतलब संविधान सभा की संविधान निर्माण में अहम भूमिका रही। साथियों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत की जो संविधान सभा थी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि देखो, दो तीन चीजें अगर आप लिख सको तो लिख देना। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का हुआ था, ध्यान दीजिएगा, चुनाव। और सबसे पहले आपको बताना है कि संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। आप बताइएगा कि कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था मार्च 1946 में और यह भारत आया था मई 1946 में। इसके बाद आप बताइए संविधान सभा की सदस्य संख्या पे बल दीजिए। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सदस्य संख्या बताई 389, आप इसके बारे में बताइए। फिर आप बताइए कि संविधान सभा जो थी उसमें 389 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और देशी रियासतों से थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 थे, देशी रियासतों से 93 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। ये आप बता सकते हैं। फिर इसका वर्गीकरण देने के बाद आप बताएंगे कि जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा की 296 सीटों के लिए चुनाव हुए और जो 93 सदस्य आने थे देशी रियासतों के, वो होने थे मनोनीत। आप ये बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप बताइए कि अंतिम रूप से जब भारत का विभाजन हुआ उसके बाद भारतीय संविधान सभा में अंतिम रूप से सदस्य बचे थे 299। कितने बचे थे? 299। ये आप बता सकते हैं। पाकिस्तान के गठन के बाद जब पुनः संविधान सभा पुनर्गठित हुई तो 299 सदस्य अंतिम रूप से बचे थे। फिर आपको बताना है संविधान सभा का योगदान और आपको बताना है कि संविधान सभा में अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में आपको बताना है उपाध्यक्ष थे 2 व्यक्ति, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। फिर आपको बताना है संविधान सभा में संविधान निर्माण में सबसे अतुल्य और अपूर्व योगदान जिसका रहा था, जिसको भुलाया नहीं जा सकता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब के बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से समेटते हैं, फिर आपको संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 10 दिसंबर को दूसरी, हालांकि आप पढ़ते हैं किताबों में 11 दिसंबर को दूसरी, वास्तविक का ध्यान रखना 10 दिसंबर को हुई थी दूसरी, 11 दिसंबर को तीसरी। ज्यादा मैं व्याख्या कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ थोड़ी सी सीमाएं हैं व्याख्या करने की, क्योंकि समय इतना है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। चलिए दोस्तों आगे। फिर आपको क्या बताना है? कथन को स्पष्ट, मतलब आपको प्रकाश डालना है कि संविधान सभा का क्या योगदान। तो आपको बताना है कि आज जो संविधान हम देख रहे हैं ये संविधान सभा के द्वारा ही तैयार करके हमें सौंपा गया और इसमें सबसे अतुल्य योगदान रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। इस प्रकार से आप इसको समेट सकते हैं साथियों। आगे आइए, लेकिन ध्यान रहे शुरुआत में कैबिनेट मिशन के बारे में बताना ना भूलें, क्योंकि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हुआ था और इसमें 3 मेंबर थे। ये भी बता सकते हैं आप किसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। आपको बहुत अच्छे से बता देना है। और 3 मेंबर कौन कौन से थे साथियों? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैथिक लॉरेंस थे, इसके अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। ये 3 मेंबर थे, इनके नाम भी आप बता दीजिएगा। फिर आता है बी सेक्शन। बी सेक्शन में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एक पिक करना है। मैं 4-4 क्वेश्चन लेके आया हूं प्रत्येक सेक्शन में। मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप पेपर देखिएगा। जब आप अटेंड करेंगे पेपर को तो मेरी पूरी ऐसी उम्मीद है कि चारों के चारों क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको इन 4 में से मिलेंगे प्रत्येक सेक्शन में। ऐसा मेरा विश्वास है साथियों। आगे आइए। भारत के संविधान में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था है भारत में, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में संघात्मक व एकात्मक दोनों के तत्व देखने को मिलते हैं। दोनों लक्षण है, कैसे समझाइए? चलो मैं आपको बताता हूं मोटा मोटा। सबसे पहले तो आपको बताना है कि संघात्मक क्या होता है और एकात्मक क्या होता है। जरा सुनिए, आप कैसे बताएंगे एक लाइन में, शॉर्टकट में सुन लीजिए। संघात्मक शासन व्यवस्था में आप सबसे पहले ये बताइएगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख अर्थ है कि जहां शक्तियों का होता है विभाजन, अर्थात जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों में बटी हुई होती हैं वो शासन व्यवस्था कहलाती है साथियों संघात्मक। और एकात्मक जहां शासन करने की शक्तियां केवल केंद्र के पास होती हैं, राज्यों के पास शक्तियां नहीं होती, वो शासन व्यवस्था होती है एकात्मक। फिर आपको एक एग्जांपल दे देना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे मजबूत उदाहरण है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था। ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था का सबसे प्रबल उदाहरण है वर्तमान में। संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है वर्तमान में यूएसए। अमेरिका जो है ना, अमेरिका संघात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप ऐसा कर देते हैं
ये दोनों बातें लिख देते हैं तो आपका उत्तर बहुत प्रभावशाली होगा शुरुआत में ही, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए, फिर आपको बताना है संघात्मक और एकात्मक दोनों शासन व्यवस्था की पूरी विशेषताएं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको पता है कि भारत में शक्तियों का विभाजन है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में लिखित संविधान है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। भारत में आपको अच्छे से पता है कि जो लिखित संविधान है उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ये सारी संघात्मक शासन व्यवस्था की 5-6 विशेषताएं आपको एक एक करके डाल देनी है। फिर आपको एकात्मक की विशेषता डालनी है। एक भारत में, ध्यान दीजिएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करें, भारत में एकल नागरिकता है। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में होती है दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में कहने को तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ कुछ एकात्मकता के भी तत्व हैं, जैसे आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की, एकल नागरिकता, ध्यान दीजिएगा, एक संविधान। ये सारी देखो, लिखित संविधान अलग चीज है, एक संविधान अलग चीज है। ये सारी जो है ना, एक आप बता सकते हैं कि आपातकाल के दौरान जो है वो शासन की शक्तियां केंद्र में निहित हो जाती हैं, ये एकात्मकता की विशेषता है। आप इस प्रकार से अगर एक्सप्लेन करते हैं तो आप एकात्मक और संघात्मक दोनों की पहले बताइए विशेषता, और फिर आप बताइए कि भारत में ये तो संघात्मक तत्व हैं और ये एकात्मक तत्व हैं, और अंत में आप ये कह सकते हैं कि सार गर्भित निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि सार गर्भित तरीके से ये कहा जाता है, ये कहा जा सकता है, सार गर्भित तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्ध शासन स्वरूप है। मतलब पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं, अर्ध शासन स्वरूप है, संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्ध संघात्मक स्वरूप है, ये ध्यान दीजिए। निष्कर्ष में आप ये डाल सकते हैं जो लाइन मैंने बोली है सबसे पहले। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, भारत के मूल अधिकार। साथियों बहुत अच्छे से मन तो करता है बहुत कुछ बताऊं, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात चल रही है मौलिक अधिकार की, लेकिन चूंकि समय के दायरे हैं साथियों, इसीलिए ज्यादा व्याख्या यहां हो नहीं सकती है। सबसे पहले आप बताइए मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करनी है। मौलिक अधिकार की परिभाषा आप दीजिए, सुंदर प्रभावशाली परिभाषा दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, मौलिक अधिकार का अर्थ है व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए देश के संविधान द्वारा जो अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं वे मौलिक अधिकार हैं। कितनी सुंदर डेफिनेशन है। फिर आप दीजिए नीति निर्देशक तत्व की डेफिनेशन। नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य के कर्तव्य हैं, और नीति निर्देशक तत्व भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वे हैं नीति निर्देशक तत्व। ये बताइए आप। फिर आप बताइए मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से लिए, ये आप बताइए। फिर आप बताइए कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। फिर आप उन 6 की व्याख्या कीजिए। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर आपको बताना है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, फिर बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, फिर संपत्ति का 31, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको बताना है अनुच्छेद 32। और आपको बताना है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है। उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51। ऐसे आप शुरुआत कीजिए, मतलब कुछ प्रभावी बिंदु आप लिखिए मौलिक अधिकारों के बारे में, और फिर आप इनकी विस्तार से व्याख्या कर दीजिए। समानता के अधिकार की, स्वतंत्रता के, हर आर्टिकल तो लिखना संभव नहीं है, इतना समय आपके पास होगा नहीं, लेकिन बीच बीच में 1-2 आर्टिकल की कोटेशन आप डाल दीजिए। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, ये आप लिख सकते हैं, बहुत प्रभावशाली होगा आपका उत्तर। और आप लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 जो हैं वो आरक्षण के आधार हैं, ये लिख दीजिए आप। 15 शिक्षण संस्थाओं में और 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आधार है, ये आप डाल दीजिए। कितनी शानदार प्रभावी व्याख्या हो जाएगी। एक आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में कि अनुच्छेद 21 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का मेरुदंड या मेरुरज्जु कहा। फिर आप इसमें लिख दीजिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। मतलब 3-4 स्पेशल कोटेशन डाल दीजिए आप और व्याख्या कर दीजिए। फिर आप नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या कर दीजिए कि नीति निर्देशक तत्व एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान रखते हैं, ये आप बता दीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? जन्म पूर्व से कब्र तक, अर्थात ऐसा राज्य जो न केवल आपको सुरक्षा देगा बल्कि आपकी हर चीज का ध्यान रखेगा, जन्म पूर्व से ही ध्यान रखेगा और कब्र तक, अंतिम तक आपके साथ रहेगा, आपका साथ निभाएगा, आपको सहायता देगा। ऐसा राज्य होता है कैसा राज्य? लोक कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट बोलते हैं साथियों इंग्लिश में। और एक होता है पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट, जो केवल सुरक्षा देता है, उसको कल्याण से कोई मतलब नहीं है। ऐसी व्याख्या अगर आप करते हैं और निष्कर्ष रूप में लिख दीजिए नीचे जाकर के कि मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान का अधिकार पत्र है और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक देश के संविधान
के अंदर सबसे प्रभावी तत्व हैं जो नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसी व्याख्या कर सकते हैं। आगे चलिए, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों व निर्वाचन पद्धति। सबसे पहले तो आपको बता देना है आर्टिकल। राष्ट्रपति जो है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है भारत में, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है ना, वो है नाम मात्र का प्रधान। ध्यान मैं भी चाहूंगा, संसदीय शासन प्रणाली है, जल्दबाजी में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और आप बताइए कि संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियां निहित तो राष्ट्रपति में होती हैं, उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। फिर आप ये बता सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति, वास्तविक का प्रधान प्रधानमंत्री, ये आप बता सकते हैं। फिर आप बताइए कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति है अनुच्छेद 55 में, और राष्ट्रपति की एक लाइन लिख दीजिए आप कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के गुप्त मतदान से होता है। बहुत प्रभावी होगा आपका उत्तर। फिर आप शक्तियों में लिखिए, डिवाइड कर दीजिए, व्यवस्थापिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैनिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, ऐसी शक्तियां आप डिवाइड कर दीजिए, आपातकालीन शक्तियां। मजा आ जाएगा उत्तर में आपका। और अंत में लिख दीजिए निष्कर्ष, और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि जैसा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और उसमें राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा भी है अपने मामलों में। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का विवाद था, यूएन राव बनाम इंदिरा गांधी का विवाद था, जो आया साहब बनाम पंजाब राज्य का विवाद था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है। मेरी बाउंडेशन है साथियों, वरना आपको बहुत डिटेल में बताऊं, मन कर रहा है बहुत डिटेल में व्याख्या करूं। और विश्वास रखिएगा, जो सीरीज वनडे सीरीज आपके सामने आएगी अभिनव की, वनडे सीरीज जो आपके सामने आएगी, एक इतिहास रचने का मादा रखती है, और बहुत शानदार लैंग्वेज और बहुत शानदार कंटेंट के साथ आपके सामने आएगी। उसमें सारी चीजें मैं शामिल करके दूंगा साथियों, वेट कीजिएगा। और इस पेपर के साथ साथ आप एनालिसिस भी कीजिएगा कि कितना हमारे बताए हुए में से कितना पेपर कवर हो रहा है। आइए आगे, न्यायिक पुनरावलोकन। साथियों बहुत ज्यादा मिसकंफ्यूज करने वाला बिंदु है, ध्यान रखिएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे पहले तो देना है आपको अर्थ। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून। ध्यान दीजिएगा साथियों, सबसे पहले मैं लिख नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय कम है, फिर भी दो तीन बातें लिख देता हूं। न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे पहले तो आप दीजिए अर्थ। क्या देंगे साथियों? अर्थ देंगे। और अर्थ में क्या लिखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देगा? रद्द कर देगा। यह न्यायिक पुनरावलोकन है। सबसे पहले परिभाषा दी, फिर आप देंगे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का कोई लिखित उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना, हालांकि सीरीज में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख फला में है, अनुच्छेद 13 में, कई जगह 32 मिलेगा, कई जगह 226 मिलेगा, कहीं नहीं है साथियों। न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द भारतीय संविधान में लिखा हुआ नहीं है। और आपको यह बताना है नीचे नोट डाल के कि न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट जो है ये भारत ने अमेरिका से व्यवहार में अपनाया है। और ये व्यवहार में भारत ने अपनाया था 1980 के आसपास। ये भी बता दूंगा आपको कि 1980 के आसपास इस कॉन्सेप्ट को भारत ने व्यवहार में अपनाया अमेरिका से। और इस कॉन्सेप्ट को भारत में लाने के पीछे कई न्यायाधीशों का योगदान रहा है। न्यायाधीश पीएन भगवती जैसे, वीआर कृष्णा अय्यर जैसे न्यायाधीशों का योगदान रहा है। फिर आप बताएंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत अमेरिका में हुई। और अमेरिका में भी एक मामला बता सकते हैं अगर याद रह जाए तो, मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद। ये आप लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत मार्बरी बनाम मेडिसन, ये विवाद था साथियों 1803 का। इस 1803 के मार्बरी बनाम मेडिसन विवाद से न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत मानी जाती है अमेरिका में। बहुत मजा आ जाएगा ये देख करके लाइन, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होगा आपके उत्तर से इस लाइन को देखते ही कि बच्चे को आता बहुत कुछ है। फिर आप बता दीजिए कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है, आधार बोल रहा हूं मैं, न्यायिक पुनरावलोकन उल्लेख नहीं है किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन जो आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद माने जाते हैं, अनुच्छेद 13 दे दीजिए आप, अनुच्छेद 32 दे दीजिए, अनुच्छेद 226 आप दे 226 आप दे दीजिए साथियों, 131 आप दे दीजिए। ऐसे करके ये न्यायिक पुनरावलोकन के आधार हैं। और इनमें भी अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। और इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा जाता है। ऐसी विशेषता दीजिए। फिर चलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की आलोचनात्मक समीक्षा सुनिएगा। आलोचनात्मक समीक्षा, सबसे पहले तो आपको बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन के विशेषताएं क्या है, फायदे। न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे बड़ा फायदा यह है, सबसे बड़ी विशेषता है कि जल्दबाजी में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कानून निर्माण नहीं कर सकती। और जल्दबाजी में निर्माण किए गए कानूनों पर रोक लगाता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि अगर कानून है बना है और संविधान का उल्लंघन करता है तो समाप्त कर सकती है न्यायपालिका। फिर आप इसकी आलोचनात्मक समीक्षा कर दीजिए
कि एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दायरे को सीमित करती है, उसके हाथ मान देती है, एक तरह से उसको सीमित कर देती है। ये आप उसकी समीक्षा कर दीजिए और लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिए कि व्यवहार में देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्रात्मक जो देश हैं, जिनकी शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक जो देश हैं, उनके लिए फायदेमंद है, उनके लिए उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यह जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों को रोकता है। ऐसी आप विशेषताएं दे सकते हैं। चलिए साथियों आगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये लो, राज्य की राजनीति में राज्यपाल, तीसरा खंड आ गया आपके सामने। राज्यपाल साथियों याद रहे, आपको एक बहुत सुंदर बात बता दूं मैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल इक्विवेलेंट से काम करते हैं कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो। जैसे राज्यपाल के पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती, राष्ट्रपति के पास होती हैं। और एक समाधान की जो सैनिक शक्तियां जो हैं, सैनिक शक्तियां जो होती हैं वो केवल राष्ट्रपति के पास होती हैं, राज्यपाल के पास नहीं होती। इन दो को छोड़ दो तो लगभग इक्विवेलेंट सा काम है राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। क्या बताना है? राज्य की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करते हुए स्थिति आपको बताना है। जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, लगभग वैसी ही स्थिति राज्य में होती है राज्यपाल की। सिर्फ दो चीजों को छोड़कर आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां होती हैं और सैनिक शक्तियां होती हैं, लेकिन राज्यपाल को आपातकालीन और सैनिक शक्तियां प्राप्त नहीं होती। इन दो को छोड़कर जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वो स्थिति राज्य में राज्यपाल। ये बात आप बता सकते हैं, बहुत प्रभावी होगा आपका उत्तर। फिर आपको राज्यपाल की शक्तियां बतानी है, वही शक्तियां राज्य में कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, और ये विस्तार से आपको व्याख्या कर देनी है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में डिवाइड कर देना है आपको, ये सारी चीजों के आपको फोकस कर देना है। कार्यपालिका शक्तियों में आर्टिकल आप लिख नहीं सकते क्योंकि इतने आर्टिकल आप याद कर नहीं पाओगे, समय एक दिन का है। आर्टिकल के ऊपर थोड़ा कम फोकस कीजिएगा, 2-3 यूनिक आर्टिकल याद रखिएगा। चलिए, जैसे समाधान की शक्ति का आर्टिकल याद रख लिया 161 का, ये न्यायिक शक्तियों में आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण। जैसे आप वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राज्य वित्त आयोग का गठन आप याद रख लीजिएगा, 243 आई और वाई, ये आप याद रख लीजिए कि राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ऐसी व्याख्या आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्षता, सेकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं साथियों? सेकुलर। एक बहुत बड़ी भ्रांति आपको बता रहा हूं। लोगों को लगता है कि पंथ निरपेक्षता शब्द मूल संविधान में नहीं था। साथियों, मूल संविधान में भी पंथ निरपेक्षता शब्द था। आर्टिकल 25 में पंथ निरपेक्षता शब्द लिखा हुआ था। यहां सेकुलर शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी का। हालांकि हिंदी के लिए सेकुलर शब्द की वर्डिंग अलग है, हिंदी वर्जन में लौकिक लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में सेकुलर शब्द संविधान में था। और पंथ निरपेक्षता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। यह आप बता सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्ताव में जोड़े गए थे। प्रस्तावना सबसे पहले पंथ निरपेक्षता का अर्थ आप बता सकते हैं। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि एक ऐसा देश जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, बल्कि उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं और जो सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है, जो सर्वधर्म समभाव की व्यवस्था में विश्वास करता है, वो पंथ निरपेक्षता की स्थिति होती है। फिर आपको बताना है भारतीय संविधान में वर्णित पंथ निरपेक्षता आपको बता देना है। आर्टिकल 25 में आप बता सकते हैं साथियों, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आर्टिकल 25 जो था उसमें मूल रूप से पंथ निरपेक्षता शब्द था। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976-77 के तहत। साथियों 76-77, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 76 में हुआ था, लागू 77 में हुआ था। मैं बहुत जल्दी स्पीड में बोल रहा हूं कि दायरे ऐसे ही हैं। चलिए आगे। उसके बाद आप पंथ निरपेक्षता के प्रकाश डाल सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का फायदा क्या है। तो पंथ निरपेक्ष जो राष्ट्र होता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वहां जो है उस सांप्रदायिकता की स्थिति नहीं बनती। जो राज्य होता है वो सभी धर्मों को समान व्यवस्था से देखता है, सभी के लिए समान प्रावधान करता है। ऐसी व्याख्या आप कर सकते हैं। फिर पंथ निरपेक्षता के फायदे आप बता सकते हैं और फिर अंत में उसका निष्कर्ष लिख सकते हैं कि भारत एक पूर्ण पंथ निरपेक्ष देश है। ऐसी व्याख्या आप कर सकते हैं। चलिए आगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सामने आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है साथियों, चाइना को पीछे करके। और साथियों भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी बिंदु जो हैं, जो भारत की शासन व्यवस्था को, चुनावों को प्रभावित करते हैं, वो है एक तो जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, आतंकवाद है, सांप्रदायिकता है और नक्सलवाद है। शॉर्टकट में बताऊं, जातिवाद सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर है भारत की शासन व्यवस्था को। फिर क्षेत्रवाद का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष से लगाव रखना। जैसे क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र का ज्यादा विकास चाहते हैं अन्य क्षेत्रों की तुलना में, ये क्षेत्रवाद की परिभाषा है। फिर आप भाषावाद कह सकते हैं एक विशेष भाषा के प्रति, जैसे हम हिंदी को ज्यादा प्यार करते हैं और साउथ इंडिया में जाओगे तो वो लोग अंग्रेजी से ज्यादा लगाव रखते हैं, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध करते हैं और हम लोग समर्थन करते हैं। ये क्या है? भाषावाद है। आतंकवाद न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। आप देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं भारत में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, आप उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप अमेरिका का 9/11 वाला, 11 सितंबर, क्योंकि अमेरिका में डेट से पहले महीना आता है तो 9/11 बोलते हैं उसको। 11 सितंबर को जो हमला हुआ था लादेन ने करवाया था, जो 5
जो 5 हवाई जहाज उन्होंने हाईजैक किए थे, उनमें से 3 जाकर के टकराए थे अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंगों से, ध्यान रखिएगा, पेंटागन वगैरह से टकराए थे, जाकर के टावर से टकराए थे, उनकी व्याख्या आप कर सकते हैं। सांप्रदायिकता का मतलब होता है किसी संप्रदाय का मतलब होता है किसी धर्म विशेष के लोग जब अपने संप्रदाय के आधार पर हिंसा भड़काने के काम करते होते हैं, सांप्रदायिकता। नक्सलवाद, छत्तीसगढ़, झारखंड, दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है वो नक्सलाइट एरिया है, वो लोग आज भी ऐसा महसूस करते हैं कि भारत सरकार उनके साथ भेदभाव जैसा व्यवहार करती है और वो अलग होने की चेष्टा रखते हैं, वो नक्सलवाद है। उसकी मतलब इनमें से किन्हीं 3 पर टिप्पणी आ सकती है आपके पास, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रख लेना, किन्हीं 3 पर, तो आपको इनकी विस्तार से व्याख्या करनी। सबसे पहले तीनों का अर्थ लिखना है, आपको परिभाषा लिखनी है, फिर विशेषताएं बतानी कि किस प्रकार प्रभावित करते हैं, फिर लिखाना है निष्कर्ष अंत में, और लास्ट में चलिएगा साथियों अंतिम क्वेश्चन 73 और 74, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको बताना है। सबसे पहले तो कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जो हुए थे, 73वां और 74वां, ये दोनों जो हुए थे 1992 में हुए, और लागू की बात आती है तो आपको बता देना है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल अभी अभी गया है, आपको पता है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, और 74वां 1 जून 1993 को लागू हुआ था। आप बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, मतलब ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसीलिए 24 अप्रैल को बनाते हैं अपन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो अभी मनाया गया था, ठीक है। और अभी आप बता सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन जो है वो 1 जून 1993 को लागू हुआ। ये 74वां संविधान संशोधन जो है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। फिर आप ये बता सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप ये बता सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अपने नगर पालिकाएं हैं उनको 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ये आप बता सकते हैं। फिर आप पंचायती राज की विशेषताएं बता सकते हैं कि पंचायती राज की उपयोगिता क्या है। पंचायती राज की सबसे बड़ी उपयोगिता है कि हमारा देश तो लोकतंत्रात्मक है, और आप बता सकते हैं कि भारत दुनिया का एक अनूठा देश है जिसमें 3 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। आप ये बता सकते हैं साथियों, 3 स्तर की सरकारें, अनूठी व्यवस्था है कि ब्रिटेन जैसे देशों में तो एक ही सरकार होती है, केंद्र की राज्यों की सरकार ही नहीं होती। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी सरकारें हैं, भारत में तिहरी सरकारें हैं, 3 स्तर की सरकारें। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो गांवों के लोग हैं इनको सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी का मौका मिलता है। ये पंचायती राज का सबसे बड़ा फायदा है साथियों, ये पंचायती राज। और आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, और नोट डाल के लिखना अगर बताना चाहो तो, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज के समर्थक नहीं थे, ध्यान रख लेना। और आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी पंचायती राज के सबसे बड़े समर्थक थे। और याद करो, गांधी जी की जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी वो आज के पंचायती राज उसी पर आधारित है। आज अपना पंचायती राज ग्राम स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। और आपको बता दूं मैं कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने अलग से पत्र लिखा था संविधान सभा को कि आप पंचायती राज के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन पंचायती राज पर संविधान सभा में ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि जब तक सामाजिक भेदभाव जो होते हैं, समाज में जो भेदभाव व्याप्त हैं, जब तक वो समाप्त नहीं होंगे तब तक पंचायती राज का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आप सामाजिक भेदभाव समाप्त कीजिए, उसके बाद पंचायती राज लागू कीजिए। और ये बात वाकई में धरातल पर देखा जाए तो धरातल के ऊपर सही नजर आती है। अगर साथियों मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप इस प्रकार पेपर को कवर कर लेते हैं, ऐसे आप एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, नो डाउट आप अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कि अभिनव वनडे सीरीज जो है वो आपकी सफलता को एक दिन में सुनिश्चित करने का मादा रखती है। ऐसे विद्यार्थी जो फोर्थ लाइन की तैयारियां करते रहते हैं और साथ में एग्जाम की तैयारी भी करते रहते हैं, और कॉलेज की एग्जाम आती है तब परेशान हो जाती हैं, उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकती है साथियों। विश्वास कीजिएगा, आपका आधे घंटे का ये सेशन जो है, ये आधे घंटे का सेशन आपके उत्तर को बहुत प्रभावी करने की क्षमता रखता है साथियों, और आपके उत्तर को एक अच्छा लेवल देने की क्षमता रखता है। अगर आप इस प्रकार मेहनत मशक्कत करते हैं तो नो डाउट मैं विश्वास आपको दिला रहा हूं कि आपका उत्तर बहुत अधिक प्रभावशाली होगा और बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ये वीडियो आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ये कल जो विद्यार्थी नॉन कॉलेजिएट की परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सब साथियों को अभिनव वनडे सीरीज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बेस्ट ऑफ लक अभिनव वनडे सीरीज की तरफ से, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और हूबहू आपको छपा हुआ मिलेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस सेशन को तो यहीं समाप्त करूंगा, लेकिन साथियों एक बात कह के जा रहा हूं अंत में, याद रखिएगा, जीवन में जो लोग मेहनत करना नहीं जानते हैं ना, वो परिणाम का इंतजार ना करें साथियों। परिणाम उन्हीं को मिलता है जो मेहनत करना जानते हैं और जो अपने पसीने से इतिहास लिखना जानते हैं। आपकी एक दिन की मेहनत, एक दिन की मशक्कत
आपको अच्छा रिजल्ट दिला सकती है कॉलेज में। इसी आशा के साथ मैं सुनील इस सेशन को करूंगा यहीं खत्म। एक बार फिर से आप सब साथियों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक साथियों। थैंक यू।